नमस्कार, आदाब, रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओमान की राजधानी मस्कट में यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर फाइल जो है वो फिर से खुल गई है। अ, हम सबको पता है कि आज से करीब 10 साल पहले तमाम मशक्कत के बाद, तमाम कोशिशों के बाद एक डील जो है वो साइन हुई थी, जिसको जेसीपीओए कहते हैं। उस डील पे हस्ताक्षर जो है वो अमेरिका ने भी किए थे और उसके अलावा जो 4 जो परमानेंट मेंबर हैं यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने किए थे, जर्मनी ने किया था और ईरान ने किया। उसके अंतर्गत तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाए गए थे ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पे और जिसको कहते हैं कि एक म्यूचुअली यानी सेटिस्फाइंग एक एग्रीमेंट हुआ था। हालाँकि जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार सत्ता में आए तो उन्होंने यहूदी लॉबी के दबाव में और अपने कुछ जो उनकी एहसास कमतरी थी बराक ओबामा को लेके, उन्हें ये लगता था कि बराक ओबामा की जो भी लेगेसी है उसको हम बिल्कुल जो है नेस्तनाबूद कर दें। तो उनकी जो भी बड़ी लेगेसी बराक ओबामा की थी जिसमें से कि जेसीपीओए डील था, दूसरा पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड था, उन तमाम जगहों से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अपने हस्ताक्षर वापस ले लिए थे। तो अब उसके बाद हम सब जानते हैं पिछले 9 साल 10 सालों में क्या हुआ। लेकिन अब जब वो वापस से सत्ता में आए हैं तो उन्हें प्रोबेबली समझ में आया है कि ईरान के साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील जो है वो फिर से की जाए और एक पहल जो है वो की गई है और जिसके अंतर्गत पहले राउंड के जो मुज़ाकरात थे वो उनके जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टीव विटकॉफ और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, उनके दरमियान अभी जो सैटरडे गुजरा है वहाँ पे ओमान में तय पाया। उसके बाद हम लोगों ने एक एपिसोड किया, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जाके वो एपिसोड देखें जिसमें हमने तमाम पॉइंट्स पे बात की थी कि वहाँ पे किन चीज़ों पे बातचीत हुई है और वो कितना सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है। इस पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आज एक बहुत बड़ी अपडेट उसके रिगार्डिंग आई है, तो हम चाह रहे थे कि आपके पास ये अपडेट जो है वो पहुँचाई जाए। उस प्रोग्राम जो हम लोगों ने वीडियो किया था उसमें एक बात हो रही थी कि 2 प्रपोज़ल्स थे। एक नेतन्याहू का दिया हुआ प्रपोज़ल जिसको वो लीबिया मॉडल कहते हैं, जिसके अंतर्गत आप अपने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीटली डिसमेंटल कर देते हैं, यानी उसको ज़ीरो कर देते हैं, सारे एनरिचमेंट बंद हो जाती है, सारे सेंट्रीफ्यूज जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, सारे जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो डिस्ट्रॉय उसको या तो इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाता है या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसके लिए ईरान ज़ाहिर है कि रेडी नहीं होता और नेतन्याहू ये प्रपोज़ल दे भी इसलिए रहे थे कि ये टॉक किसी तरह से अनसक्सेसफुल हो जाए और उस रास्ते में उनके साथ जो एक अमेरिकन यहूदी लॉबी है वो लगी हुई थी। लेकिन जैसा कि पहले राउंड के टॉक के बाद लोगों ने वहाँ से बयान दिए मस्कट से या जो कुछ जर्नलिस्ट वहाँ गए थे कवर करने के लिए, उनसे हम लोगों ने बातचीत की तो समझ में आया कि हो सकता है कि ये एक्सट्रीमिस्ट जो जिसको कह सकते हैं कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो है वो अमेरिका पब्लिक में देता होगा, लेकिन प्राइवेटली उसने एक जेसीपीओ जैसी ही दूसरी डील जो है वो शायद ऑफर की है। तो अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे, कयास इसलिए लगाए जा रहे थे क्योंकि ईरान भी दूसरे राउंड के टॉक्स के लिए अग्री हुआ था। वो टॉक्स अगले सैटरडे को शायद रोम में कंडक्ट होंगे। तो चूंकि ईरान इससे अग्री कर रहा था और वहाँ पे जो सोर्सेस थे उनसे जो बात हुई थी तो उससे ऐसा लग रहा था कि कुछ पॉजिटिव चीज जो है यहाँ पे हुई है, इसीलिए सेकंड राउंड में जाने की बात हो रही है। अब आज इसकी तस्दीक जो हम अंग्रेजी में कहते हैं ना स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, आज उसकी तस्दीक खुद स्टीव विटकॉफ ने कर दी है। अमेरिकन प्राइवेट चैनल फॉक्स न्यूज़ के दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये इशारा किया है कि जो हम सीख कर रहे हैं ईरान के साथ वो एक जेसीपीओए जैसी ही डील है, यानी हम वो जो नेतन्याहू का जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन था जो लीबिया मॉडल वो वहाँ पे ना तो वो सीख कर रहे हैं और ना उसके चरितार्थ होने का कोई गुंजाइश वहाँ पे बचती है। जो इंटरव्यू में उन्होंने 2-4 बातें कही जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेके है, तो मैं चाहता था कि आपके पास वो अपडेट्स जो है वो लाई जाए। तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने वो ये कही कि एनरिचमेंट जो है वो 3.67% पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। मैं यहाँ दर्शकों को समझा दूँ कि यूरेनियम की एनरिचमेंट जेसीपीओ के अंतर्गत ईरान को ये अलाउ था कि वो उसकी एनरिचमेंट सिर्फ 3.67% तक ही कर सकता है। ये पिछले जेसीपीओ में भी ये प्रावधान था।
यानी उसके ऊपर के एनरिचमेंट 90% जब आप एनरिच कर लेते हैं तो उसको वेपन ग्रेड यूरेनियम कहते हैं। तो वेपन ग्रेड यूरेनियम जो भी ऑलरेडी एनरिच हुई होगी या उससे कम लेवल पे भी हुई होगी, 60% पे हुई होगी, 20% पे हुई होगी, उसको आपको एक थर्ड कंट्री को बेचना पड़ेगा या थर्ड कंट्री के पास रखवाना पड़ेगा, जो इस केस में रशिया था। इसके तो ऐसा इनके बयान से लग रहा है कि वापस से ये 3.67% वाला जो एनरिचमेंट का जो एक कैप था, उसकी यहाँ पे कोशिश हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि लीबिया मॉडल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर लीबिया मॉडल की बात होती तो फिर जीरो एनरिचमेंट की बात होती, फिर 3.67% एनरिचमेंट की तो बात ही नहीं होती। तो ये एक तस्दीक जो है वो स्टीव विटकॉफ ने अपने खुद के इंटरव्यू में कर दी है। अब इसके क्या रद्द-ए-अमल जो हैं वो इज़राइल से आते हैं, या जो यहूदी लॉबी है अमेरिका में उसके इसके क्या रद्द-ए-अमल होते हैं, ये तो बात की बात है। हालाँकि हमने पिछले प्रोग्राम में भी इस तरफ इशारा किया था कि ये जो न्यूक्लियर फाइल है अमेरिका में, वो सिर्फ 3 आदमी देख रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव विटकॉफ। तमाम और जो सीनियर लोग हैं, चाहे वो तुलसी गबार्ड हों, चाहे वो मार्को रूबियो हों, चाहे वो टॉम कॉटन हों, चाहे वो पीटर हेग्सेथ हों, इनके पास ये फाइल जो है नहीं है, उनको लूप में नहीं रखा गया है ताकि इसको सैबोटाज ना किया जाए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये नेगोशिएशन कोई आसान है। जब अमेरिका ने यूनिलैटरली इससे विड्रॉ किया था जेसीपीओ से, तो उसके बाद ईरान के पास ये ऑप्शन था जेसीपीओ के अंदर में कि वो भी तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो है वो तोड़ सकता है, और उसने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस तोड़े थे अमेरिका के विड्रॉ करने के बाद। जो जेसीपीओ का ओरिजिनल मॉडल था उसमें कुछ कुछ प्रावधान थे, जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ दर्शकों को। आप हमारी स्क्रीन पे भी वो देख सकते हैं, वो पीछे चल रहा है आपके। वो प्रावधान ऐसे थे कि जिससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बियॉन्ड, जिसको कहते हैं ना कि कोई शक व शुबा उस पर ना रहे कि ये सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसका कोई मिलिट्री डिमेंशन नहीं है। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन थे? अव्वल तो ये थे कि जो एनरिचमेंट हो रही है, लो ग्रेड यूरेनियम के एनरिचमेंट आपके पास पड़ी हुई, तकरीबन उस समय ईरान के पास 10 टन यूरेनियम पड़े हुए थे, उसको रिडक्शन 98% करके उसको 300 किलो पे करना था, वो ईरान ने कर दिया था। उसके बाद ये हुआ था कि जो हमने अभी आपके बात की कि 3.67% तक ही एनरिचमेंट होगी और उसके बियॉन्ड एनरिचमेंट नहीं हो सकती है, तो वो हो रहा था। उसके अलावा ये थी कि भाई ये एनरिचमेंट होगी सिर्फ एक जगह पे होगी, तो वो जो नेटांज में जो प्लांट है, एनरिचमेंट प्लांट है, वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे और वहीं पे एनरिचमेंट हो रही थी। उसमें ये भी प्रावधान था कि सबसे कम एफिशिएंट और सबसे पुराने जो सेंट्रीफ्यूग्स होंगे, जिस जो एनरिचमेंट में सेंट्रीफ्यूज घूमती है जिससे एनरिचमेंट होता है, ईरान केवल वही यूज कर सकता है, तो ईरान उसको यूज कर रहा था। इसके अलावा अरक में जो हेवी वाटर प्लांट था उसको एक तरीके से बंद कर दिया गया था। उसको कहा गया था कि यहाँ पे जो प्लूटोनियम का एनरिचमेंट होता है, क्योंकि बम बनाने का एक रास्ता यूरेनियम के थ्रू है तो दूसरा प्लूटोनियम के थ्रू भी है, तो अरक प्लांट में प्लूटोनियम एनरिच होता था, उसको ये उसका डिजाइन इस तरह से चेंज कर दिया गया था कि वो कभी भी वेपन ग्रेड प्लूटोनियम ना बना सके। इसके अलावा जो फॉर्दो प्लांट था, फॉर्दो प्लांट को बिल्कुल सीमेंट डाल के बंद कर दिया गया था कि वहां पे कोई एनरिचमेंट जो है वो नहीं होगी। और जो एक्सेस हैवी वाटर था उसको ये ईरान को अलाउ किया गया था कि जितने में तो आपके रेडियो आइसोटॉप्स बन सकते हैं जिससे कैंसर का इलाज होता है, और कुछ केमिकल कंपाउंड्स भी बनते हैं, उसके अलावा जो हैवी वाटर है वो आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच देंगे, उसको अपने पास नहीं रखेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई थी। लेकिन जब ट्रंप ने विड्रॉ किया जब इस जेसीपीओ डील से, तो उसके बाद ईरान ने इसमें से कुछ चीजें रिवर्स कर दी, यानी सेंट्रीफ्यूज थोड़े हाई क्वालिटी के कर दिए, जो ओल्डेस्ट सेंट्रीफ्यूज थी उसको रिप्लेस करके थोड़े एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगाए। एनरिच मटेरियल जो 3.67% का था वो उन्होंने 90% से ऊपर तक एनरिच कर लिया है, टू द पॉइंट वेयर आईएईए कहती है, आईएईए अभी ये कहती है कि ईरान के पास 6.5 बॉम्ब बनाने के अभी फिसाइल मटेरियल अवेलेबल हैं। तो अब देखना ये है कि आगे की जो बातचीत होती है उसमें क्या रहता है। अगर तो वापस हम लोग उसी जेसीपीओ पे जाते हैं तो अभी तो फिर फिलहाल जाना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उस ज़माने में कम एनरिच्ड यूरेनियम था, उस ज़माने में ज़्यादा यानी इनएफिशिएंट सेंट्रीफ्यूग्स थे। अब बेटर सेंट्रीफ्यूग्स हो गए हैं, ज़्यादा सेंट्रीफ्यूग्स हो गए हैं, ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम आ गया है, ज़्यादा हार्ड वाटर आ गया है। तो अब उनको किस तरह से उसका डिस्पोजल हो और ये तमाम चीज़ें कैसी हो, ये तो टेक्निकल कमेटी की मीटिंग में ही इसमें
तय पाया जा सकता है। तो मुझे ये लगता है कि अब जो रोम में मीटिंग होगी वहाँ हम उस पे नज़र होगी। हमने पिछले प्रोग्राम में भी यह बात कही थी कि रोम वाले मीटिंग में हमें ये देखना होगा कि क्या ये अब यानी टेक्निकल कमिटी के पास जाती है ये बातचीत। अगर तो जाती है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बातचीत बढ़ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें जो है सॉल्व हो गई हैं, चीज़ें बहुत सारी मुश्किलात इसमें भी अवेलेबल हैं। ये ना भूलें कि ये जो तमाम रिस्ट्रिक्शन जिसकी बात हमने अभी यहाँ की, वो ईयर बाउंड थी। कोई 10 सालों के लिए था, कोई 15 सालों के लिए था, कुछ 25 सालों के लिए था। तो क्या अब ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप आएँगे और उसको इज़ाफ़ा करेंगे, अच्छा ये 10 साल का था, अब इसको 20 साल कर दो। तो फिर ईरान ये कहेगा कि ये तो फिर चालाकी हो गई कि फिर अगला कोई प्रेसिडेंट आएगा, फिर नई डील होगी, फिर 10 साल आप हमारा बढ़ा देंगे। तो इस तरह से कब तक चलता रहेगा। तो तमाम ऐसी और भी इश्यूज हैं जिसपे अभी भी ये डील जो है वो टूट सकती है। तमाम ऐसे ऐसे इश्यूज हैं जिसपे कि सबोटाज जो है यहूदी लॉबी कर सकती है जो अमेरिका के अंदर है, और ये खतरे में बातचीत जो है पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो स्टीव विटकॉफ ने अपने बयान दिए हैं, अपने मुंह से बोला है फॉक्स न्यूज पे, उससे तो फिलहाल ये प्रतीत जरूर हो रहा है कि नेतन्याहू का जो लीबिया मॉडल था वो यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे और जानकारी हमारे पास आएगी हम आपके पास आगे भी प्रोग्राम लेके आएंगे। तब तक हमें देखने का शुक्रिया। नमस्कार।